हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री जेईई फैकल्टी, लेकर आया हूं एक और अमेजिंग सेशन हमारी जेईई की रेगुलर सीरीज का, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। यानी कि पूरी थ्योरी हमने निपटा ली है। पहला चैप्टर याद है आपको, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें concentration terms, significant figures, basic concepts of mole, application of mole concept, basic terminologies, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और अब वक्त आ गया है उन पर बेस्ड सवाल करने का, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करने का, उनकी भरपूर प्रैक्टिस करने का। वैसे तो प्रैक्टिस हमने टॉपिक वाइज कराई आपको, क्योंकि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स डीपीपी की शीट्स आपको मिली हैं। वो शीट्स आपने खुद से भी सॉल्व की होंगी। कोई क्वेश्चन या डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं बना होगा या कोई डाउट आया होगा तो उस कंडीशन में आपने वीडियो सॉल्यूशंस को भी रेफर किया होगा। लेकिन जैसा कि कहा था कि सिर्फ डीपीपी तक प्रैक्टिस को सीमित नहीं रखेंगे, बकायदा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी सीरीज लाएंगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज ये आ गई पार्ट 1। और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं, बल्कि इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि इस चैप्टर में पिछले साल आईआईटीज में, पिछले साल जितने भी पेपर हुए आईआईटी के, हर साल के पेपर में हमने वो पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाले और उनको भी हम लोगों ने ये देखा है। तो पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस को निकाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। उनकी भी एक सीरीज अलग से आएगी जो पीवाईक्यू सीरीज के नाम से आएगा, उसमें और हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देने का मौका मिलेगा, यानी कि आपका चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, जो बहुत जल्दी magnetbrains.com पर एक नया फीचर आने वाला है। वो टेस्ट आप बिल्कुल चैप्टर वाइज दे सकते हो। साथ में वीकली लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, जिसमें आप वीकली लाइव हमसे जुड़ सकते हो और अपने डाउट पूछ सकते हो। डाउट पूछने के ये दो तरीके, या तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि कौन सा डाउट है, किस पॉइंट पे, किस वीडियो में क्या समझ नहीं आया है, या फिर दूसरा है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है आस्क अ डाउट का। जैसे आप उस लिंक को क्लिक करोगे, एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म में आप सारी डिटेल्स भरोगे, आपको पता चल जाएगा कि आप बेसिक डिटेल्स भरोगे, डाउट पूछोगे, डाउट की इमेज अपलोड करोगे, सीधा वो व्हाट्सएप पर कनेक्ट होगे और व्हाट्सएप पर हमको वो डाउट मिल जाएगा, जिसको हम लाइव डाउट सेशंस में कैटर करेंगे। तो इतनी सारी चीजें आईआईटी जेईई के मॉड्यूल में, मतलब कहने को जो किसी के पेड कोर्स में भी नहीं है, बहुत सारी चीजें तो इनमें से किसी के पेड कोर्स में भी नहीं है, वो मैग्नेट ब्रेन्स के फ्री ऑफ कॉस्ट के कोर्स में आपको मिल रही है, फ्री कोर्स में आपको मिल रही है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा फायदा है मैग्नेट ब्रेन्स का। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेकर। भाई क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर स्टार्ट करते हैं बात। क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन से तो थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। मैं उनको टफ नहीं बोलता, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं बोलता, क्योंकि टफ तो यार रिलेटिव टर्म है। आसान, इजी और टफ, डिफिकल्ट, ये सब रिलेटिव टर्म्स है। मतलब ये आपकी पढ़ाई कैसी है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप बिल्कुल शिद्दत से पढ़े हुए तो फिर सब चीजें आसान है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आसान वाली चीज भी मुश्किल है। इसलिए मैं इनको लॉजिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बोलूंगा, ठीक है ना। लेवल 2 लेवल 3 के क्वेश्चंस है, बट अच्छे क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल यही क्वेश्चंस आईआईटी जेईई मेंस के सिलेबस में बन सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, अ प्लांट वायरस इज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल पार्टिकल्स ऑफ 150 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। ओके, एक प्लांट वायरस दिया है जिसका एक जिसके अंदर बहुत सारे सिमेट्रिकल पार्टिकल्स है, जिनका डायमीटर है 150 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ये बात याद रखना, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, बिकॉज हमें उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें उसे मीटर में कन्वर्ट करना ही होगा। इन डायमीटर एंड 5000 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग। ओके, इसकी लेंथ भी दे दी है, इसकी लेंथ दे दी है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो पहले एक काम करते हैं, अपन जो जो चीजें दे दी है वो लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन, और जैसा मैंने हर बार कहा, क्वेश्चन पढ़ते से ही सॉल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले डायमीटर दिया हुआ है 150 एंगस्ट्रॉम, सो इट विल बिकम 150 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, बिकॉज मीटर इज स्टैंडर्ड यूनिट फॉर लेंथ। मीटर हमेशा स्टैंडर्ड है, एंगस्ट्रॉम इज नॉट स्टैंडर्ड, तो हमें मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ भाई, लेंथ दे रखी है उसकी वायरस की
कितना 5000 एंगस्ट्रॉम, सो इट विल बी 5000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वायरस इज 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंटेड इन इट्स 1 ग्राम। किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम जो उसके 1 ग्राम में प्रेजेंट हो उसको स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं, जो उसके 1 ग्राम में प्रेजेंट हो। तो वॉट एवर इज द वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 ग्राम, और 1 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस ऑक्यूपाइज वॉट एवर वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। और एक्चुअली स्पेसिफिक वॉल्यूम को आप डेंसिटी का रेसिप्रोकल बोल सकते हो, तो इट इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। अब डेंसिटी को तुम डी से डिनोट करते हो, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम तुम लिख सकते हो, स्पेसिफिक वॉल्यूम तुम लिख सकते हो, इट इज 1 अपॉन डेंसिटी, 1 अपॉन डी, ठीक है, तो इट विल बी 1 अपॉन डी। क्लियर हो गया? तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इस वायरस का कितना है? स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम, 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। सो दिस विल बिकम द स्पेसिफिक वॉल्यूम, 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। अब आगे, नाउ इफ द वायरस इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंगल पार्टिकल, वायरस को एक सिंगल पार्टिकल मान लिया गया है, वी हैव टू फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो भैया उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा ये निकालना है। अगर वायरस इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंगल पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल माना गया है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, आपको वो मॉलिक्यूल का वेट निकालना है, सिंगल पार्टिकल। तो खेल बड़ा सिंपल है, क्यों? क्योंकि आपके पास वॉल्यूम है, आपके पास कहीं ना कहीं स्पेसिफिक वॉल्यूम है। वॉल्यूम कैसे? क्योंकि यह बात तो कंफर्म है कि इन दोनों से कि वायरस जो है वो सिलिंड्रिकल है, तो जो वायरस है उसकी ज्योमेट्री जो है वो सिलिंड्रिकल है। और एक बात और क्लियर है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1/4 ऑफ पाई डी स्क्वायर एच होता है, 1/4 ऑफ पाई डी स्क्वायर एच होता है। वैसे पाई आर स्क्वायर एच होता है, बट आर की जगह हम d/2 लिखते हैं क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो d/2 का स्क्वायर करेंगे तो d²/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम होता है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे? 1/4 इंटू पाई डी स्क्वायर, ओके, और पाई तो अपना 22/7 है, इंटू डायमीटर का स्क्वायर, डायमीटर ये 150 × 10⁻⁻10, लेकिन देखो ये मीटर में है और जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर में, तो इट्स बेटर कि तुम इसको मीटर में ही लिख लो। तो इट विल बिकम 150 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर में लिख लो। ये जो मीटर है इसको सेंटीमीटर में लिख लो क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम सेंटीमीटर में, या फिर इसको मीटर में करो, तो इससे बेटर कि हम उसको कर लेते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में कर लिया। सिमिलरली जो लेंथ है वो भी 5000 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो अब यहां पर डायमीटर का स्क्वायर करना है, तो 150 का स्क्वायर 150 × 150 इंटू 10⁻⁸ का स्क्वायर, तो इट विल बिकम 10⁻⁻16 इंटू हाइट, हाइट इज व्हाट 5000 इंटू 10⁻⁸, तो 10⁻⁸, ये आ गया आपके पास वॉल्यूम। क्या आ गया? 1/4 इंटू 22/7 इंटू 150 इंटू 150 इंटू 10⁻⁻16 इंटू 5000 इंटू 10⁻⁸, ये अभी वॉल्यूम आया है। दिस इज वॉल्यूम। अब क्या करें,
वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम कर देंगे तो मास आ जाएगा। वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम कर देंगे तो मास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज 1 बाय डेंसिटी, 1 अपॉन डेंसिटी, और 1 अपॉन डेंसिटी हमें क्वेश्चन में दे रखी है 0.75। तो अगर हम मास निकालना चाहते हैं, और मास क्यों निकालना चाहते हैं? क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। तो पहले तो हम पूरा मास निकालेंगे पूरे वायरस का, और फिर उसके सिंगल एटम की बात करेंगे, सिंगल मॉलिक्यूल की बात करेंगे, सिंगल मॉलिक्यूल की। तो सिंगल मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे क्योंकि वो सिंगल वायरस है। तो पहले इसके लिए मास निकालना पड़ेगा। मास के लिए क्या करेंगे? ये वॉल्यूम आ गया, मैं इसको एज इट इज रखता हूं, एंड दिस वॉल्यूम विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब, विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, इस वॉल्यूम को स्पेसिफिक वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, जो दे रखा है ना स्पेसिफिक वॉल्यूम, उससे डिवाइड करेंगे तो आपको मास आ जाएगा। कैसे? वॉल्यूम की यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, और स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। तो सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, ये ऊपर आ गया पर ग्राम, तो ये ग्राम बन जाएगा, विच विल बी द यूनिट ऑफ मास, विच विल बी द यूनिट ऑफ दिस मास। सो दिस इंप्लाइज मास विल बी इक्वल टू वॉल्यूम, क्या आ रहा है अभी 22/7 पाई डी स्क्वायर वॉज 150 इंटू 150 इंटू 10 की पावर -16 पाई डी स्क्वायर इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू एच इज 5000 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 4, क्योंकि 1/4 था ना, तो अपॉन 4। ये क्या आ गया आपका वॉल्यूम डिवाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू 0.75, तो 0.75 डिनोमिनेटर में आ गया। क्लियर हो गया अभी है? तो अब भैया ये गणित कर लेते, तो तुम्हारा तो गणित मुझसे बेहतर ही है, तो मैं तो कैल्सी का यूज कर लूंगा, तुम लोग देख लो अपने अपने जुगाड़ पानी लगा लो। हाँ भाई, मास कितना आएगा? अब देखो यार, इसमें इतने सारे नंबर है। एक तो देखो 4 इंटू 0.75 3 होता है, और 7 3 से मल्टीप्लाई होता है 21 होता है। तो पहली बात तो ये 22/21 हो गया, ठीक है, इंटू, अब यहां लपक लो, देखो 15 इंटू 15 इज 225, 225 में 2 0 बढ़ेंगे तो वो यहां एडजस्ट कर देंगे, और 225 इंटू 5, बाप रे, 225 इंटू 5 कितना आ गया 1125, 1125। अब बोलो सारे 10 रेज़ टू द पावर, यहां 2 तो 10 की पावर -14, यहां 3 तो 10 की पावर -11, ठीक है ना, क्योंकि 3 ये 2 ये 4 5 हो गए ना, तो 10 की पावर -11 और 10 की पावर -11 और 10 की पावर -8, 10 की पावर -19। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है ये, ठीक है। तो अब इसके आगे करते हैं क्या, 22 से मल्टीप्लाई 1125 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 21, 1178.5, 1178.5 इंटू 10 की पावर -19, ये ग्राम में आएगा, ठीक है, ये ग्राम में आएगा। तो अपन एक और काम करते हैं कि इसको थोड़ा और डेसिमल प्लेस पीछे ले जाते हैं, तो इसको बना लेते हैं 11.7 इंटू 11.7, तो 2 डेसिमल प्लेस पीछे सरका दिया, तो इट विल बिकम 11.7। अगर मेरे को करना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा, इंटू 100 यहां से कटेगा तो 10 की पावर -17 ग्राम हो जाएगा। ये 11.7 इंटू 10 की पावर -17 ग्राम हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11.7 इंटू 10 की पावर -17 ग्राम। क्लियर हो गया? तो ये चीज आपकी पहले आ गई 11.7 इंटू 10 की पावर -17 ग्राम, और ये मास आ गया। अब हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हमें यह पता है कि अगर 1 ग्राम होता है, अगर 1 ग्राम होता है तो उस 1 ग्राम में 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स होते हैं। अगर 1.10 की पावर एक यूनिफाइड मास होता है तो उसमें 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स होते हैं।
ये यूनिफाइड मास मॉलिक्यूलर मास होगा, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास, बट वायरस है तो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास होगा। अब हमें पता करना है इतने ग्राम में कितने यूनिफाइड मास होंगे, तो हम पहले 1 ग्राम के लिए निकाल लेते हैं। 1 ग्राम अगर होगा तो इट विल बी हैविंग 1/1.67 इंटू 10 की पावर -24, क्लियर, इंटू 10 की पावर -24, इतने यूनिफाइड मासेस होंगे। और हमारे पास कितने ग्राम है, 11.7 इंटू 10 की पावर -17 ग्राम, -17 ग्राम में कितने होंगे, कितने होंगे, तो 1/1.67 इंटू 10 की पावर -24 इंटू 11.7 इंटू 10 की पावर -17, ये हो जाएंगे इसमें। तो इतने ग्राम्स इसमें आ जाएंगे, इतने यूनिफाइड मास इसमें आ जाएंगे, और जितने यूनिफाइड आएंगे वही मॉलिक्यूलर मास होगा। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो 11.7 अपॉन 1.67, 11.7 डिवाइडेड बाय 1.67 कितना हो गया, 7.00 है, तो इट विल बी 7 इंटू 10 की पावर -17 और 10 की पावर -24, 10 की पावर -24 ऊपर गया तो प्लस 17 और 24, 10 की पावर 7, तो ये आपका यूनिफाइड मास आएगा 7 इंटू 10 की पावर 7, जो आपका मॉलिक्यूलर मास होगा, जो आपका मॉलिक्यूलर मास होगा। सो दिस विल बी योर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वायरस, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। 7 इंटू 10 की पावर 7, दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया, 7 इंटू 10 की पावर 7। सो द करेक्ट आंसर इज, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट इज 7 इंटू 10 की पावर 7। यूनिफाइड मास, this will be considered as its molecular mass and hence this is our answer। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ आया पहले क्वेश्चन का? तो भाई पहला क्वेश्चन में कोई डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ मैथ्स को छोड़ के। ये मैथ्स पार्ट जान ले लेता है भाई, और मेरा तो खैर बंटा ढार है मैथ्स में। तो भैया ये मैथ्स के पार्ट में जो है ना, ये चीज जो आती है, ये चीज आपको समझनी है कि मैथ्स के पार्ट में, ये मैथ्स का पार्ट इसमें डिफिकल्ट था, बाकी तो सब कुछ लल्लू था। वॉल्यूम दिया था, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम करते हैं मास आ जाता है, मास को हमने फिर निकाल लिया ग्राम में, फिर हमें पता है कि यूनिफाइड मास में कितने ग्राम होते हैं, उतने ग्राम में कितने यूनिफाइड होंगे वो पता कर लिया। तो ये सारी चीजें अपने को पता चल गई, और जो भी यूनिफाइड वाला मास आया 7 इंटू 10 की पावर 7, वो ही मॉलिक्यूलर मास होगा। क्लियर हो गया? तो पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लें इस पार्ट का। ओके, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सेकंड वाले पार्ट का। ये सेकंड पार्ट है जिसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो क्लियर हुआ ये वाला आंसर? ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन का। लेकिन मैथ्स का क्वेश्चन मैं मानता हूं भाई, इसको केमिस्ट्री तो कुछ खास थी नहीं, इसमें ज्यादातर मैथ्स लगा था। अब चलते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन पे। ये और दमदार क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में पहली बात ये कह रहे हैं कि वो 4.08 gram of a mixture of barium oxide, this is barium oxide, and unknown carbonate MCO3 was heated strongly। ठीक है, दो चीजों का मिक्सचर है, एक बेरियम ऑक्साइड और MCO3। तो बेरियम ऑक्साइड है और एक कोई कार्बोनेट है एम मेटल का, वो बताया नहीं कौन सा है, अननोन कार्बोनेट बोला है। MCO3 इज हीटेड स्ट्रांगली, इसको आपने हीट किया स्ट्रांगली। और इसमें जो हमें मिक्सचर का वेट दिया हुआ है, वो टोटल वेट दिया हुआ है कितना, टोटल वेट कितना दिया हुआ है, 4.08 ग्राम। ठीक है, वॉज हीटेड स्ट्रांगली। द रेसिड्यू वेट 3.64 ग्राम। अच्छा, इसमें कुछ रेसिड्यू बच गया, कुछ रेसिड्यू बच गया जिसका वेट आ गया 3.64 ग्राम। तो रेसिड्यू बच गया जिसका वेट आ गया 3.64 ग्राम, और 4.08 में से 3.64 ग्राम अगर बच गया है तो कुछ रेसिड्यू तो 3.64 बच गया, मतलब कोई गैस है जो इवॉल्व हो गई। और एक बात तो कंफर्म है, अगर आप इसको हीट कर रहे हो, अगर आप इसको हीट कर रहे हो तो इसमें बेरियम ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड में
कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगा, मतलब यहां कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगा। तो एक बात और कंफर्म है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगा यहां से, क्योंकि आप हीट कर रहे हो ना इसको, तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर रिलीज होगा। और जो बचा हुआ वेट है ना, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन करना है, तो 4.08 का मास लिया था, तो इधर भी 4.08 का मास आना चाहिए। तो 100% CO2 का मास जो है वो बचा हुआ मास होगा, यानी कि 4.08 में से 3.64 माइनस कर दो तो आपको CO2 का मास आ जाएगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का मास होगा। लेकिन अभी अपन आगे चलते, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। द रेसिड्यू वॉज वेट 3.64 ग्राम, ये हो गया अपना। दिस वॉज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ 1 मोलर HCl। अच्छा, अब इस रेसिड्यू को आपने डिसॉल्व करा, ये रेसिड्यू आपने उठाया, इसको डिसॉल्व करा किसमें, 100 ml ऑफ 1 मोलर HCl। HCl में इसको आपने डिसॉल्व कर दिया, कितना 100 ml है और 1 मोलर है, और डिसॉल्व हो गया, ये डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व हो गया, ठीक है। The excess acid required 16 ml of 2.5 molar NaOH solution for complete neutralization. Okay. ये जो एसिड तुमने लिया ये एक्सेस में है, मतलब ये जो तुम डिसॉल्व कर रहे हो, ये तुमने 100 ml 1 मोलार जो लिया है जरूरत से ज्यादा ले लिया, दिस इज इन एक्सेस, ये जरूरत से ज्यादा ले लिया। और इसमें जो HCl बचा है, रिमेनिंग NaOH, रिमेनिंग HCl, वो NaOH के साथ टाइट्रेट करके न्यूट्रलाइज हुआ है। तो रिमेनिंग, नाउ फ्रॉम हियर, रिमेनिंग HCl is neutralized by किससे, 16 ml of 2.5 molarity NaOH, 2.5 molarity of NaOH. So it was neutralized by 16 ml of 2.5 molarity NaOH, इसके साथ वो न्यूट्रलाइज हुआ है, ठीक है। आपको निकालना है मेटल M के बारे में, आइडेंटिफाई द मेटल M, आपको मेटल M पता करना है। लॉजिकल क्वेश्चन है, काफी लॉजिकल है, काफी कंसेप्चुअल है, बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड, क्योंकि पहले तो इसका मिक्सचर है, इसका मिक्सचर फिर हीट कर रहे हो तो रेसिड्यू दे रहा है, रेसिड्यू फिर CO2 भी दे रहा है साथ में, रेसिड्यू को फिर HCl के साथ डिसॉल्व कर रहे हो, वो भी HCl उस समय पूरा नहीं ले रहे, मतलब काय को पूरा नहीं ले लेना चाहिए ना, जितना चाहिए उतना ही ले लेना चाहिए, मतलब जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं, बल्कि ये कहना चाहिए पूरा मतलब जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं, एक्सेस में ले रहे हैं। फिर बचा हुआ जो है उसको आप क्या कर रहे हो, HCl को न्यूट्रलाइज कर रहे हो NaOH के साथ, तो पूरा खेल अपना ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। अपने को बताना है ये M कौन है, यहां बैठा हुआ M कौन है, ये M अपने को बताना है, ठीक है। बताते हैं, ये M भी बताते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, हम निकालेंगे कि भाई कितने मोल्स हैं NaOH के, क्योंकि जितने NaOH के मोल्स होंगे उतने ही HCl के मोल्स को उसने न्यूट्रलाइज किया होगा, क्योंकि NaOH की भी एसिडिटी 1 है, NaOH बेस उसकी एसिडिटी 1 है, और ये HCl एसिड है जिसकी बेसिसिटी भी 1 है, तो दोनों के मोल्स हैज टू बी इक्वल। क्वेश्चन समझेंगे, पहले मैं निकाल रहा हूं NaOH ने कितने मोल्स HCl को न्यूट्रलाइज करा, और जितने भी मोल्स HCl के न्यूट्रलाइज हुए होंगे वो एक्सेस में होंगे, वो एक्सेस में होंगे, ठीक है। तो फिर मैं पता कर लूंगा कि टोटल में से एक्सेस माइनस करके कि कितने मोल्स यहां पर लग गए रेसिड्यू में, और रेसिड्यू से मेरे को पता चल जाएगा बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन उल्टा सॉल्व करते हैं, वहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मोल्स ऑफ NaOH पता कर लेता हूं, तो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, अभी तक तो जो चीजें थी वो गिवन डेटा में था, ठीक है। नाउ मोल्स ऑफ NaOH, क्या मोल्स ऑफ NaOH कैसे निकलेंगे, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करके, इंश्योर करना वॉल्यूम लीटर में हो, तो मोल्स निकाल लेंगे अपन। मोल्स कैसे, मोलारिटी कितनी दी हुई है NaOH की, NaOH की मोलारिटी 2.5 और ml 16 है, कोई बात नहीं, 2.5 इंटू 16, 2.5 इंटू 16 ml में है ना,
इंटू 10 की पावर -3, खत्म, आ गए मोल्स। तो मोल्स ऑफ NaOH, सो इट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 16, 16 2 32, 32 का आधा 40, 40 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स। और यही मोल्स होंगे किसके, किसके होंगे यही मोल्स, आपके HCl के। सो देयरफॉर मोल्स ऑफ एक्सेस HCl, जरूरत से ज्यादा मोल्स ऑफ एक्सेस HCl न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH, न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH, न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH इज ऑल्सो इक्वल टू कितना, 40 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स। उसके भी इतने ही मोल्स होंगे ना, 40 इंटू 10 की पावर -3, तो उसके भी कितने मोल्स आ गए, 40 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स। इतने मोल्स न्यूट्रलाइज हो रहे हैं किसके, एक्सेस ऑफ HCl के। नाउ टोटल मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट कितने थे, लेकिन टोटल मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट इनिशियली तो कुछ HCl दे दिया था ना, टोटल मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट कितने थे, कितने थे, HCl 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 HCl, ये दिया HCl, दिस वाज डिसॉल्व्ड इन 100 ml of 1 molar HCl, 100 ml of 1 molar HCl, तो इट विल बी इक्वल टू अगेन मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, तो मोलारिटी इज 1 इंटू वॉल्यूम इज 100, लेकिन लीटर में है तो 10 की पावर -3, सो इट विल बिकम 10 की पावर -1 मोल्स, 10 की पावर -1 मोल्स। सो नाउ देयरफॉर moles of HCl dissolved with a residue is, क्योंकि रेसिड्यू के साथ कितना डिसॉल्व किया, डिसॉल्व विथ रेसिड्यू इज इक्वल टू, कैसे निकलेंगे, टोटल मोल्स माइनस मोल्स न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH। तो जितने टोटल प्रेजेंट थे और जितने न्यूट्रलाइज हो गए NaOH से, उनको माइनस कर दो, क्योंकि जितने न्यूट्रलाइज हुए वो एक्सेस में थे, वो एक्सेस में थे। तो मोल्स ऑफ NaOH जो एक्सेस जो थे, जो एक्सेस में थे, वो इतने थे HCl के। क्लियर हो गया, तो इट वाज एक्सेस ऑफ मोल्स, तो अब माइनस कर देते, बोलेंगे टोटल मोल्स कितने, 10 की पावर -1 माइनस कितने हो गए, 40 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, इसमें एक काम करते हैं, इसको 4 इंटू 10 की पावर 0.4 इंटू 10 की पावर -1 बना लेते हैं, तो दिस विल बिकम 0.4 इंटू 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 कॉमन, 1 minus 0.4, so this will become 0.6, 0.6 into 10 की पावर -1, so this will become 0.06। ये क्या आ गए भाई, मोल्स आ गए, किसके मोल्स आ गए, 0.06 किसके मोल्स आ गए, 0.06 will be the moles of HCl जो उस रेसिड्यू के साथ डिसॉल्व हुआ था। दिस इज मोल्स ऑफ HCl, मोल्स ऑफ HCl। तो एग्जैक्टली इतने HCl के मोल्स रिएक्ट किए गए, कहां पर, यहां पर। तो क्या क्या मिलता जा रहा है, देखेंगे, एक्सेस मिल गया हमको, एक्सेस मोल्स कितने थे, 4 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, और वो रेसिड्यू के साथ डिसॉल्व हुए, लेकिन रेसिड्यू के साथ जो एक्चुअली डिसॉल्व हुए वो डिसॉल्व कितने हुए, वो अपने को पता चल गया है, दैट इज 0.06 मोल्स। ये एक्चुअली लग गए इसको, इस रेसिड्यू को डिसॉल्व करने में, कितने, 0.06 मोल्स। ठीक है, तो ये रेसिड्यू के साथ लग गए डिसॉल्व होने में। अब रेसिड्यू तो हमारे पास ये बचा 3.64 ग्राम, मतलब ये 3.64 ग्राम 0.06 मोल्स के साथ मिलकर डिसॉल्व हो रहा है, 0.06 मोल्स के साथ मिलकर डिसॉल्व हो रहा है। तो अब यहां पर समझेंगे
कि जो रेसिड्यू है वो 3.64 ग्राम है, लेकिन उस रेसिड्यू में दो चीजें हैं, उस रेसिड्यू में दो चीजें, एक बेरियम का ऑक्साइड है, एक बेरियम का ऑक्साइड है, एक मेटल का ऑक्साइड है MO। समझ में आ रहा है? क्योंकि मेटल कार्बोनेट टूटेगा ना, बेरियम ऑक्साइड तो थर्मली डिकम्पोज नहीं होगा क्योंकि इट इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। ये थर्मोडायनेमिकली क्या है? स्टेबल है। तो ये तो आपका क्या होगा? डिकम्पोज नहीं होगा। कौन? BaO, सिर्फ MCO3 होगा। और MCO3 अगर डिकम्पोज होगा, MCO3 अगर डिकम्पोज होगा तो वो MO और CO2 में होगा। तो अल्टीमेटली जो रेसिड्यू बच गया वो रेसिड्यू BaO और MO बच गया। बेरियम ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड, ये दो रेसिड्यू बच गए। CO2 आपका हीट कर गया, वो तो गैस बनकर उड़ गया, तो वो तो नहीं बचेगा, लेकिन रेसिड्यू कौन बच गया? बेरियम ऑक्साइड और MO, जिसका टोटल वेट बोल रहे हैं 3.64 ग्राम। और इसी रेसिड्यू के साथ हमारा HCl रिएक्ट करा है, इसी रेसिड्यू के साथ हमारा HCl रिएक्ट करा है। और HCl के कितने मोल्स लग गए? 0.06 मोल्स लग गए इन दोनों को डिसॉल्व करने में। तो अब अपन देख लेते हैं इन दोनों को जब HCl डिसॉल्व करता है तो क्या बनाता है, वो अपन देख लेते हैं। तो अपन चलते हैं एक्स्ट्रा साइड पर और अपन कहते हैं भैया रेसिड्यू इज बेरियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज रेसिड्यू। और आप कह रहे हो इस रेसिड्यू को HCl में डिसॉल्व हो गया, कितने मोल्स ने डिसॉल्व कर लिया? 0.06 मोल्स ने डिसॉल्व कर लिया। लेकिन मुद्दा यह कि पहले डिसॉल्व करके बनाया क्या? बेरियम का क्लोराइड बनेगा BaCl2, मेटल का क्लोराइड बनेगा MCl, हमें नहीं पता ये कौन है, प्लस H2O भी बनेगा, H2O। ठीक है, तो एक BaCl2 बन गया, एक MCl बन गया, बट इट शुड बी MCl2 क्योंकि हम इवन नंबर में ले ले तो ये MCl2 होगा। अब ये कंफर्म हो जाएगा कौन सा क्लोराइड है, और H2O। क्लोरीन कितने हो गए? 4। यहां पर कितने हैं? 1। बैलेंस करते हैं। तो यहां पर पहले 4 कर देंगे, 4 H होंगे तो इट विल ऑल्सो बिकम 2H2O एंड रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। क्योंकि ये 2H2O 2 ऑक्सीजन में है ना, इसलिए मैंने MCl2 अजम्पशन कर लिया कि MCl2 वो मेटल का क्लोराइड होगा। ठीक है, तो एक हो गया BaCl2, एक हो गया MCl2 और एक हो गया 2H2O। ठीक है, अब इससे पता क्या चल रहा है? इससे पता ये चल रहा है कि 4 मोल HCl 1 मोल BaO को और 1 मोल MO को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, मतलब डिसॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि 1 मोल BaO 1 मोल है और 1 मोल MO 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। डिसॉल्व हो रहा है 4 मोल HCl में, 4 मोल HCl में। तो मतलब हम कह सकते हैं रेसिड्यू का 2 मोल, क्योंकि दोनों मिलकर रेसिड्यू थे ना हमारे, 2 मोल, रेसिड्यू का 2 मोल 4 मोल HCl के साथ डिसॉल्व हो रहा है। तो अगर रेसिड्यू का 1 मोल होगा या HCl का अगर 1 मोल होगा तो वो कितने मोल रेसिड्यू को डिसॉल्व कर सकता है? अगर मान लो HCl तुम्हारे पास 4 नहीं है, 1 होता, तो वो कितने मोल रेसिड्यू को डिसॉल्व करता है? 2/4 मोल्स ऑफ रेसिड्यू, 2/4 मोल्स ऑफ रेसिड्यू। लेकिन हमारे पास HCl is 0.06 मोल्स, तो 0.06 मोल्स विल डिसॉल्व 2/4 इंटू 0.06, तो 1 2 इट विल बिकम 0.03 मोल्स। तो ये हो गया 0.03 मोल्स, जो 0.06 मोल्स में HCl में डिसॉल्व हो रहा है। तो भैया रेसिड्यू के मोल्स आ गए, क्या आ गए? रेसिड्यू के मोल्स आ गए। सो दिस रेसिड्यू विल बी हैविंग 0.03 मोल्स। इसमें दोनों शामिल हैं, ये भी और ये भी, तो 0.03 मोल्स रेसिड्यू का मोल हो गया। मतलब यहां से यह भी पता चल गया कि जो रेसिड्यू बना है
वो बना है 0.03 मोल्स, दोनों मिलकर, जिनका वजन 3.64 है। तो 0.03 मोल्स बना है रेसिड्यू। तो दिस रेसिड्यू इज नथिंग बट 0.03 मोल्स। अब इस 0.03 मोल्स रेसिड्यू जो बना है, वो रेसिड्यू इसी मिक्सचर में से आया होगा कहीं ना कहीं। मतलब इसमें कार्बन भी है, हालांकि अभी कार्बन को हम हटा देंगे, लेकिन इसी मिक्सचर से आया होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इस रेसिड्यू में कौन कौन है, मेनली है इसमें बेरियम ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड MO। तो ये रेसिड्यू है। अब इसमें पहले हम निकाल लेते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये रेसिड्यू दोनों यहां से निकले हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल से अपन ये पता कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल से, तो पहले बता देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना आया। ये समझ में आया, हमने रेसिड्यू के मोल्स अभी निकाल लिए। तो वी हैव मोल्स ऑफ रेसिड्यू एज 0.03 मोल्स। ये ऊपर स्टार बनाकर लिख लो, क्योंकि काम का डेटा हो गया। हम बहुत जल्दी आंसर के करीब हैं, लंबा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है ये। तो मोल्स ऑफ रेसिड्यू will be equal to 0.03 moles। 0.03 moles। अब मुझे ये पता करना है ये CO2 के कितने मोल्स हैं, क्योंकि ये जितने भी मोल्स होंगे वो निकले तो यहीं से होंगे। तो CO2 के मोल्स पता कर लेते हैं। उससे पहले मुझे CO2 का मास पता करना पड़ेगा। तो CO2 का मास कितना आएगा, टोटल मास जो रिएक्टेंट का है और जो रेसिड्यू का है उसको माइनस कर दो। तो अब CO2 का मास देखेंगे। कहानी समझ में आ रही है। ये 0.06 मोल से अभी काम किया और ये फाइनल आंसर आया अभी तक। ये फाइनल आंसर मतलब किसका आया है, दिस इज मोल्स ऑफ रेसिड्यू। मोल्स ऑफ रेसिड्यू, इसको इक्वेशन 1 डाल दो। अब CO2 के मोल्स पता करना है, तो पहले एक काम करते हैं, मास ऑफ CO2 पता कर लेते हैं। जो कैसे निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मास, टोटल मास जो रिएक्टेंट का था वो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ रेसिड्यू। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, माइनस मास ऑफ रेसिड्यू। तो मास ऑफ CO2 will be equal to total mass of reactant 4.08 दे रखा है, mass of residue 3.64। आप इसको सॉल्व करोगे you will get 0.44 ग्राम। तो CO2 का मास आ गया 0.44 ग्राम। बिकॉज 3.64 4 तक जाएगा 36 में 8 ऐड होंगे 44, तो 0.44 ग्राम। मोल्स ऑफ CO2 कितने आएंगे, मोल्स ऑफ CO2, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने आएंगे, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इट विल बी 0.01 नहीं 0.01, क्योंकि ये कैंसिल होगा तो इट विल बी 0.01 मोल्स किसके आ गए भाई, CO2 के आ गए। तो दिस इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिला है, यहां से देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये निकल रहा है, ये तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कितना मोल्स निकल गया इसका, 0.01 मोल्स। तो अब अपने को CO2 को भी पता चल गया कितना मिल रहा है, 0.01 मोल्स मिल रहा है। लेकिन अब ये समझना जरूरी है कि अल्टीमेटली ये CO2 मिल किससे रहा है, BaO से कि MCO3 से। हीट तो दोनों को किया तब रेसिड्यू CO2 निकला, लेकिन हमें पता है BaO तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, तो अल्टीमेटली ये MCO3 होगा जिसमें से ये CO2 निकल रहा होगा। तो अपन MCO3 की रिएक्शन देख लेते हैं स्टीशियोमेट्री के हिसाब से कि कितना CO2 वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहां देख लो, now since BaO is thermodynamically stable, मतलब वो हीट करने पर अपने आप को नहीं तोड़ेगा,
बिकॉज इट इज थर्मोडायनामिकली क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इट इज थर्मोडायनामिकली स्टेबल, देयरफॉर MCO3 होगा जो हीट करने पर MO बना रहा है, एक तो रेसिड्यू, वन ऑफ द रेसिड्यू, और मेनली CO2 गैस बना रहा है। एंड एज पर द स्टीशियोमेट्री इसका एक मोल बनाता है और CO2 का भी 1 मोल प्रोड्यूस करता है। लेकिन CO2 कितने मोल हो रहा है, 0.01। CO2 कितने मोल हो रहा है भाई, 0.01। तो 0.01 मोल अगर CO2 प्रोड्यूस हो रहा है तो इसके भी 0.01 बनेंगे, इसकी अभी चिंता नहीं है। लेकिन MCO3 भी मतलब 0.01 मोल ही वहां पर डिकम्पोज होगा, तो 0.01 मोल डिकम्पोज होगा। तो इसका मतलब यह है कि CO2 अगर 0.01 मोल बन रहा है तो मेटल ऑक्साइड भी 0.01 मोल बन रहा है, और MCO3 0.01 मोल से ही निकल रहा है जो हमारे शुरुआत के मिक्सचर में था। तो MO मेटल ऑक्साइड का मोल आ गया 0.01 मोल। और टोटल रेसिड्यू के मोल निकाल चुके हम पहले ही, यहां देखो टोटल रेसिड्यू के मोल जिसमें BA और MO है, तो 0.03 मोल्स ऑलरेडी आ चुका है। तो अब 0.03 टोटल मोल में से हम MO के मोल माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास बेरियम ऑक्साइड का मोल आ जाएगा, बेरियम ऑक्साइड का मोल। तो बेरियम ऑक्साइड का मोल निकालते हैं, देखते हैं, नई स्लाइड लेते हैं। अब क्यों निकाल रहे हैं समझना, देखो इतनी मेहनत हो रही है। मोल्स ऑफ बेरियम ऑक्साइड विल बी इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ रेसिड्यू, क्योंकि इसमें बेरियम ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड दोनों था, टोटल मोल्स ऑफ रेसिड्यू माइनस मोल्स ऑफ मेटल ऑक्साइड MO। तो इट विल बी टोटल मोल्स वॉज 0.03, मोल्स ऑफ मेटल ऑक्साइड 0.01, तो ये आ जाएंगे मोल्स ऑफ BaO। तो यहां से कितने आ जाएंगे, 0.02 मोल्स, 0.02 मोल्स। तो फिर मास भी निकाल लेते हैं, मास भी निकाल लेते हैं। देयरफॉर मास ऑफ बेरियम ऑक्साइड will be equal to its moles into molar mass, moles into its molar mass। मोल्स कितने, 0.02। बेरियम ऑक्साइड का मोलर मास, बेरियम इज 138 प्लस ऑक्सीजन इज 16, तो 138 प्लस 16 इज 154, तो 0.02 इंटू 154। अगर बिल्कुल दुगना करना है तो 4 2 8, 5 2 10, 308 आ जाएगा, और 2 डेसिमल पर 3.08, तो ये 3.08 ग्राम आ जाएगा मास ऑफ बेरियम ऑक्साइड, मास ऑफ बेरियम ऑक्साइड। पूछो मैंने मास ऑफ बेरियम ऑक्साइड क्यों निकाला, क्योंकि बेरियम ऑक्साइड का जो टोटल मास था, बेरियम ऑक्साइड का जो टोटल मास था वो ये था 3.08, तो अब 3.08 वहां पर रेसिड्यू में भी 3.08 जाएगा, लेकिन MCO3 का मास मिल जाएगा इस मास में से माइनस करने पर, क्योंकि पूरा मिक्सचर 4.08 ग्राम का दिया था, जिसमें बेरियम ऑक्साइड का 3.08 भी शामिल है, और बचा हुआ अननोन कार्बोनेट MCO3 का मास है। तो मुझे MCO3 का मास मिल गया 4.08 माइनस 3.08, 1 ग्राम, तो मिल गया मेरे को यहां पर। आंसर देखते चले, आंसर, हालांकि अभी हमें M को पहचानना है, तो अभी आंसर थोड़ा दूर है। नाउ सो नाउ कौन सा मास, मास ऑफ MCO3 will be equal to total mass of mixture, total mass of mixture minus mass of BaO, minus mass of BaO. What was total mass of mixture? 4.08 minus 3.08, कितना मास आ गया, 1 ग्राम, दैट इज मास ऑफ MCO3। मेटल कार्बोनेट का मास है MCO3, MCO3 मेटल कार्बोनेट का मास है। मेटल कार्बोनेट का मास दे दिया है, मेटल कार्बोनेट के मोल्स दे दिए, मोल्स मेटल कार्बोनेट के कितने, MCO3 के मोल्स, BaO के मोल्स आ गए थे 0.02, तो यहां पर मोल्स ऑफ
मेटल कार्बोनेट विल बी 0.01, क्योंकि ये रिएक्शन में हमने लिखा था 0.01 मेटल कार्बोनेट के मोल्स। तो मोल्स ऑफ मेटल कार्बोनेट इज 0.01, मास इज 1 ग्राम। तो यहां से हम मोल्स निकाल लेते हैं, यहां से हम मोल्स निकाल लेते हैं, बोले तो मोलार मास। तो मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहां से मोलर मास विल बिकम इक्वल टू mass upon moles, given mass upon moles. What is given mass? 1. What is number of moles? 0.01. So this will become 100 gram per mole. तो मोलर मास आ गया 100 ग्राम पर मोल, मतलब MCO3 का जो मोलर मास है वो 100 ग्राम आ गया MCO3 का। So we have this as molar mass of MCO3, molar mass of MCO3 will be equal to 100 gram per mole, 100 gram per mole. This implies MCO3 का मोलर मास, तो M का मास हम मान लेते हैं X, मतलब M मान लेते हैं। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 3 टाइम्स, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 3 इक्वल टू 100। So this implies M will be equal to 100 minus 16 3 is 48, 48 plus 12 is 60. So this implies M equals to 40. तो मोलर मास जो M का है वो 40 ग्राम पर मोल आ गया, और हमें पता है 40 ग्राम पर मोल किस मेटल का होता है, इट इज ओनली फॉर कैल्शियम। तो हमें क्लियर हो गया कि कैल्शियम ही वो मेटल M है, और इसलिए कैल्शियम ही हमने आइडेंटिफाई करा है एज अवर आंसर। तो कैल्शियम ही हमारा आंसर होगा। संपट पड़ी क्या बात? तो यहां पर अपन ने क्या करा, मेटल का मोलार मास पता कर लिया, और हमें पता है 40 मोलार मास का मेटल कैल्शियम होता है, और उन्होंने यही कैल्शियम आइडेंटिफाई करने को बोला था। यहां ये कैल्शियम आइडेंटिफाई मेटल एम करने को बोला था, तो क्लियर हो गया इट इज नॉट अदर देन कैल्शियम। तो ये कैल्शियम ही होगा, एंड दिस इज आवर आंसर। तो ये कैल्शियम ही हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? सो दिस इज कैल्शियम, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कैल्शियम ही हमारा वो मेटल है जो मौजूद होगा, तो दिस इज कैल्शियम। क्लियर हो गया? तो यहां से हमें कैल्शियम मिल गया। क्लियर हो गया? मोलार मास पता कर लो तो उससे सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, काफी बड़ा क्वेश्चन था और काफी लॉजिकल क्वेश्चन था, लेकिन हमने इसका लॉजिक स्टार्टिंग में ही देख लिया था जब मैंने आपको ये चीज मेन बताई थी क्या क्या होगा और कैसे कैसे क्या क्या बनेगा। तो यहीं पर आधा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। ठीक है, एक एक करके आप सभी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अब इसका लेंगे सेकेंड पार्ट का, अब इसका लेंगे थर्ड पार्ट का, फिर इसका लेंगे फोर्थ पार्ट का, एंड फिर देन वी हैव फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट। नहीं, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ पार्ट भी है, फिफ्थ पार्ट का लेंगे स्क्रीनशॉट एक बार। ओके, एंड देन दिस इज द लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। लंबा क्वेश्चन था भाई ये। ओके, सो क्लियर हो गया। सो दिस वाज सेकेंड क्वेश्चन प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन था जो सीरीज का था। लेट्स मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन नाउ। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और तीसरे क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है समझेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है 10 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ 10 ग्राम of a sample of silver which is contaminated with silver sulfide produced 11.2 ml of hydrogen sulfide at STP by treatment with excess of hydrochloric acid। अच्छा, आपके पास सिल्वर है contaminated with silver sulfide, तो सिल्वर सल्फाइड भी है Ag2S। इसको आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन सल्फाइड H2 नहीं, इसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट कर रहे हो। अच्छा, एंड इट यू विल गेट HCl के साथ ट्रीट करने पर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S मिल रहा है,
प्लस AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ये रिएक्शन आ गई। सबसे पहले तो रिएक्शन ही लिखनी पड़ती है। इसको बैलेंस कर ले, क्या बैलेंस कर लेते हैं। H कितने, एक है वहां पर, तो यहां पर H 2 करने पड़ेंगे अपने को, क्योंकि यहां 2 है ना, तो यहां 2 कर लेंगे, ठीक है। Ag कितने, 2 और 1 3। अच्छा Ag2S है ना, सिल्वर ही है ना, विच इज कंटामिनेटेड विद सिल्वर सल्फाइड, मतलब सीधा सिल्वर सल्फाइड ही अपने पास। सिल्वर जो है वो सिल्वर सल्फाइड के फॉर्म में ही है, ठीक है। तो Ag कितने हो गए, 2, तो यहां पर भी 2 कर लेंगे एंड दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। Ag2S प्लस H2HCl gives H2S plus 2AgCl. दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अब क्या बोल रहे हैं, द मास ऑफ सिल्वर सल्फाइड इन द सैंपल इज, अपन को सिल्वर सल्फाइड का मास निकालना है। अब यहां पर जो सिल्वर सल्फाइड है, मतलब इसमें कुछ सिल्वर भी है और कुछ कंटामिनेटेड सिल्वर भी है, मतलब ये पूरा सैंपल दे रखा है। तो सिल्वर और कंटामिनेटेड सिल्वर है, मतलब कहना चाहिए ये Ag प्लस ऐसा, Ag प्लस Ag2S है कंटामिनेटेड, और इसका पूरा मास 10 ग्राम दिया है, इसमें से Ag2S कितना है वो पता करना है, ठीक है। तो एक जो डेटा हमारे पास है वो ये दे रखा है, लाइक 11.2 ml हाइड्रोजन सल्फाइड एसटीपी पे फॉर्म कर रहा है। कितना, 11.2 ml हाइड्रोजन सल्फाइड एसटीपी पर फॉर्म हो रहा है, एसटीपी पर फॉर्म हो रहा है 11.2 ml। सो वी हैव दिस मच एज 11.2 ml विच इज बीन देयर एट एसटीपी कंडीशन। तो एसटीपी कंडीशन पे 11.2 ml है। अब हमें पता है कि अगर 1 मोल H2S होता एट STP तो वो 22,400 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता, राइट। बट हमारे पास एक्चुअली जो वॉल्यूम है वो 11.2 ml है, तो 11.2 ml कितने मोल्स बना रहा होगा H2S, वो निकाल लेते हैं। तो इट इज 1/22,400 इंटू 11.2, ठीक है। तो ये एक 0 और बढ़ा लेंगे नीचे, ये 1 हो जाएगा, और ये 2000, ओके। तो 1/2000 मोल्स, मतलब 11.2 ml जो है वो 1/2000, और 1/2000 इज 0.5 इंटू 10 की पावर -3, तो हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 की पावर -3, सो दिस विल बी 0.5 इंटू 10 की पावर -3, क्या दे देगा, दीज मैनी मोल्स, सो दिस विल बी मोल्स, 0.5 इंटू 10 की पावर -3। ये किसके मोल्स आ गए, सिल्वर सल्फाइड H2S के मोल्स आ गए, 0.5 इंटू 10 की पावर -3। और हमें यह भी पता है कि जितने H2S के मोल्स रहेंगे उतने ही Ag2S के भी मोल्स रहेंगे, क्योंकि रिएक्शन जब हमने बैलेंस की थी तो इसका 1 मोल था, इसका भी 1 मोल था, मतलब इसके जितने मोल इसके भी उतने मोल। तो अगर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड 0.5 इंटू 10 की पावर -3 है, अगर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड 0.5 इंटू 10 की पावर -3 है, 0.5 इंटू 10 की पावर -3 है, तो यही मोल सिल्वर सल्फाइड के भी होंगे सैंपल में। सो इतने ही मोल्स Ag2S के भी होंगे। तो मोल्स Ag2S के आ गए, मास निकल जाएगा, क्योंकि मास विल बी इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास, मोल्स इनटू मोलर मास। तो बताएं भाई मास, मोल्स कितने, मोल्स इज 0.5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -3 इंटू मोलर मास सिल्वर सल्फाइड का। तो सिल्वर का एटॉमिक मास 108 दे रखा है, 108 को 2 बार कर लो, Ag2 में 2 बार आता है, 216, और ऑक्सीजन 32, ऑक्सीजन का 16, नहीं सल्फर है ना, Ag2 है, सल्फर है तो 32 और 216 248, तो इंटू 248, तो मास कितना आ गया, 248 का आधा 124 इंटू 10 की पावर -3, सो दिस विल बिकम, अच्छा ये ग्राम में आएगा, तो 124 मतलब इंटू 10 की पावर -3 ग्राम में आएगा, तो वी कन्वर्ट इट इंटू मिलीग्राम,
10 की पावर -3 को 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम 124 मिलीग्राम्स। ऑप्शन देख लेते हैं, 1.124 ग्राम है या 124 मिलीग्राम है, तो वी हैव 124 मिलीग्राम। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन बी एज पर आर ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि 124 मिलीग्राम है। तो ये 124 मिलीग्राम में हमारा आंसर। क्लियर हो गया? कैसे निकाला समझ आया? सिंपल, वो सैंपल दे रखा था 10 ग्राम, उससे हमें मतलब नहीं था, हमें ये H2S का जो वॉल्यूम दे रखा था इससे मतलब था। तो H2S के वॉल्यूम से हमारी हेल्प हो गई। यहां पर H2S का जो वॉल्यूम था 11.2 ml, हमें पता था कि अगर 1 मोल होगा तो 22,400 ml होगा, लेकिन 11.2 ml है तो फिर हमने पता कर लिया कितने उससे मोल होंगे, और इस तरीके से ये हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया। सो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, तो ये हो गया अपना तीसरा सवाल। अगले सवाल पर चलते हैं जो होगा, पहले इसका पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर तुम्हारा आंसर है। ओके, लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है 2 ग्राम ऑफ अ ट्राइएटॉमिक गैस। कोई ट्राइएटॉमिक गैस है जिसका आपको 2 ग्राम दे रखा है, तो 2 ग्राम ऑफ दिस ट्राइएटॉमिक गैस gaseous element was found to occupy a volume of 448 ml at 76 centimeter of Hg and 273 Kelvin. Okay, it is 76 centimeter of Hg and 273 Kelvin. 100% ये STP कंडीशन है, क्योंकि ये 76 mm 760 mm होता है या 76 सेंटीमीटर होगा, बात एक ही होगी, क्योंकि ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस, तो इट इज एसटीपी कंडीशन। ये एसटीपी कंडीशन है। वॉल्यूम कितना है? 448 ml। 448 ml। द मास ऑफ इट्स एटम इज, आपको एटम के मास निकालने हैं, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ गैशियस एलिमेंट, मोल्स ऑफ गैशियस एलिमेंट कितना है? मोल्स ऑफ गैशियस एलिमेंट, मोल्स ऑफ गैशियस एलिमेंट कितना है? 2 ग्राम ट्राइएटॉमिक गैस है, वाज फाउंड टू ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 448 ml एट 76 सेंटीमीटर Hg एंड 273 केल्विन। 448 ml है ना, तो मोल्स ऑफ गैशियस एलिमेंट कैसे निकालेंगे? इफ अगर वो 1 मोल होती, अगर वो 1 मोल होती तो इस कंडीशन पे 1 मोल ऑफ गैस वुड हैव ऑक्यूपाइड 22,400 ml ऑफ वॉल्यूम, बट राइट नाउ द वॉल्यूम इज 448। तो 448 ml कितना होगा? 1/448। सो दिस इज 2, दिस इज 100, 2/100। सो दिस इज 2/100, ठीक है। और 2/100 अगर ये हो गया तो इट इज 1/50, 1/50, तो इट इज 0.02 मोल्स, 0.02 मोल्स। तो दिस इज 0.02 मोल्स। हमें मास ऑफ एटम पता करना है। मास ऑफ एटम 2 ग्राम है ट्राइएटॉमिक गैस का मास, तो मोल्स हमारे पास है और मास हमारे पास है, तो हम मोलार मास निकाल लेंगे। सो मोलार मास ऑफ दैट गैस विल बी इक्वल टू मास अपॉन मोल्स, मास बाय मोल्स। मास कितना दे रखा है? 2, एंड मोल्स कितने आ गए? 0.2, क्योंकि 22,400 ml में 1 मोल था, तो 448 में 0.02 रादर, इट इज 0.02, माई मिस्टेक, 1/50 है ना, तो इट हैज टू बी 0.02। करेक्शन यहां कर लेते हैं, तो इट इज 0.02 मोल्स, 0.02 मोल्स, तो इट इज 0.02, 0.02। तो यहां पर 2 0 बढ़ गए, सो इट विल बी 100।
तो मोलार मास उस गैस का कितना आ गया, मोलार मास उस गैस का कितना आ गया 100। अब 100 में आपके पास एटॉमिक ट्राइटॉमिक गैस है, मतलब 3 एटम है, तो 3 इंटू एटॉमिक मास, 3 इंटू एटॉमिक मास, क्योंकि ट्राइटॉमिक है ना तो उसमें 3 एटम है, तो 3 एटम का मास 100 है। तो फिर एटॉमिक मास, एक एटम का मास कितना हो जाएगा उसके अंदर जो मौजूद है 100/3, 100/3, सो इट विल बी 33.3। अब ये जो है 33.3 ग्राम, ये एक्चुअली मोलार मास है, मतलब इसमें 1 मोल एटम्स मौजूद है, एक एटम नहीं है, 1 मोल एटम से, मतलब Na एटम से, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। और आपसे यहां पर जो मास पूछा गया है वो एक एटम का मास पूछा है, एक एटम का मास। तो Na एटम्स का जो मास है वो आया है जो वहां पर आया है, तो Na एटम्स का मास कितना आ गया, कितना आ गया 33.3 ग्राम। ठीक है, कई बच्चे 33.3 को देखकर यही आंसर लगा देंगे कि सी ऑप्शन सही है, या एएमयू में 33.3 एएमयू, बट ऐसा नहीं है भाई, 33.3 ग्राम है। तो अब आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, तो ग्राम में प्रॉपर आप इसको ले जाओगे तो 1 एटम का मास जो आएगा, 1 एटम का वो आ जाएगा 33.3 डिवाइडेड बाय Na, 33.3 डिवाइडेड बाय Na, ये आ जाएगा ग्राम में एक एटम का मास। हमें एक एटम का मास निकालना है ना, तो ये आ जाएगा ग्राम में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो वी हैव दिस एज 33.3 अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये ग्राम में आ गया। तो कितना मास आ गया 33.3 डिवाइडेड बाय 6.023, 5.52, सो दिस विल बिकम 5.52 इंटू 10 की पावर 23, ऊपर उचक गया 10 की पावर -23 ग्राम्स, ये आंसर आ गया। ऑप्शन देखे 5.5, ये रहा भाई, ये रहा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक्चुअली 6.022 होता है तो 5.53 आएगा, उससे 6.023 की जगह 22 कर लो तो वो 5.53 दे देगा इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। तो बिल्कुल सही, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ आया? तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि कई बच्चे 33.3 ग्राम लिख देंगे और देखो ऑप्शन में 33.3 ग्राम था भी, उनने एक एटम का मास पूछा है, ये हमारा आंसर होगा। ये जो एक एटम का मास होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो एज पर द क्वेश्चन बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बी ऑप्शन में हमारा ये सही आंसर आ रहा है, विच इज 5.53 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स। क्लियर हो गया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन नाउ। 4 क्वेश्चन हो गए प्रैक्टिस के। लेट्स मूव टू दी 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। 2.4 ग्राम ऑफ प्योर मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक मास 24 है, इज ड्रॉप्ड इन 100 ml ऑफ 1 नॉर्मल HCl। व्हाट इज ट्रू फॉर दिस? अच्छा, मैग्नीशियम को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है। 2.4 ग्राम ऑफ प्योर मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक मास 24 है। पहले तो रिएक्शन लिखते हैं। मैग्नीशियम की रिएक्शन HCl से करेंगे तो क्या बनेगा? MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है, यही रिएक्शन होगी। लेट्स बैलेंस दिस रिएक्शन, क्योंकि जो ऑप्शन है वो उसमें कहीं ना कहीं ये प्रोड्यूस, ये लेफ्ट बिहाइंड, ये सब पता करना है। तो इनमें से क्या सही है ये बताना है, ठीक है। Mg प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2। H कितने? 2 हैं, तो यहां पर भी 2 होने चाहिए, और Cl 2 हो गए, Mg 1 है, बैलेंस हो गई रिएक्शन, ठीक है, बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब इसका मतलब यह हो गया कि 1 मोल Mg को 2 मोल HCl चाहिए। 1 मोल Mg को रिएक्ट होने के लिए 2 मोल HCl चाहिए ही चाहिए। सो इट रिक्वायर्स 2 मोल HCl। 1 मोल Mg है, 1 मोल मैग्नीशियम है, इसको 2 मोल HCl चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 1 मोल मैग्नीशियम 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम दिया 2.4 ग्राम, और यहां से HCl के हम ग्राम इक्विवेलेंट्स पहले निकाल लेते हैं। पहले तो इधर ग्राम इक्विवेलेंट्स यही निकाल लो, तो ग्राम भी नहीं निकलेंगे, मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स निकलेंगे, क्योंकि ये मिली ml में दिया है। तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेते हैं। कितने हो गए मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml,
नॉर्मेलिटी 1 है, वॉल्यूम इन ml 100 है, तो 100 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स, 100 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स। इससे मिलीमोल्स निकल जाएंगे अगर एन फैक्टर मल्टीप्लाई एन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो, क्योंकि हमें पता है मिलीमोल्स इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स, इज इक्वल टू मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स। तो मिलीमोल्स इनटू एन फैक्टर इज मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो एन फैक्टर तो 1 होगा क्योंकि HCl है, तो एन फैक्टर तो 1 होगा। तो जो मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स है वही मिलीमोल्स है, तो मिलीमोल्स कितने आ गए इसके, मिलीमोल्स विल बी इक्वल टू कितने आ गए 100, और मोल्स कितने आ गए फिर, मोल्स विल बी इक्वल टू 0.1, क्योंकि 100 डिवाइडेड बाय 1000 तो 0.1 मोल्स आ गए। बढ़िया बात है। तो इसके 0.1 मोल्स है, किसके किसके 0.1 मोल्स है, HCl के। तो फॉर HCl वी हैव 0.1 मोल्स, HCl is 0.1 moles. Let's calculate moles of magnesium. Now moles of magnesium. Moles of magnesium. Given mass upon molar mass. Given mass कितना है 2.4. Molar mass magnesium का 24. ये कितना आ गया 0.1. Again 1/10. तो it will also be 0.1 moles. तो ये भी आ गए 0.1 moles. ये भी 0.1 moles आ गए। मतलब दोनों के 0.1 मोल से। लेकिन अगर HCl के 1 मोल, अगर Mg के 1 मोल हैं तो HCl के 2 मोल चाहिए। अगर Mg के 1 मोल हैं तो HCl के 2 चाहिए। तो अगर Mg के 0.1 मोल हैं तो यू रिक्वायर, सो वी रिक्वायर 0.2 मोल्स ऑफ HCl। तो हमें 0.2 मोल्स HCl के चाहिए। अगर 0.1 मोल्स मैग्नीशियम के हैं तो उसके डबल चाहिए HCl, क्योंकि HCl हमेशा दुगना आता है। तो HCl में 2 मोल 0.2 चाहिए, तो HCl भी हमें 0.1 दे रखा है। मतलब HCl हमारी जरूरत से कम है, HCl हमारी जरूरत से कम है। और HCl अगर हमारी जरूरत से कम है तो HCl हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। HCl जो हो गया वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो कंफर्म हो गया HCl इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो वी कैन इंटरप्रेट दैट HCl इज द लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि हमसे पूछा है व्हाट इज ट्रू। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, दैट HCl इज द लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि HCl कम है और जो प्रोडक्ट बनेगा वो HCl के हिसाब से बनेगा। तो HCl के हिसाब से जो प्रोडक्ट बनेगा वो वैसे ही बनेगा। और 2HCl और हाइड्रोजन कितना चाहिए, 1 मोल। ये भी MgCl2 है तो 1 मोल। तो इसके हिसाब से ये 1-1 मोल आधे आधे बनेंगे। तो ये कितना मोल है HCl 0.1, तो ये बन जाएगा 0.05 और ये भी बन जाएगा 0.05। क्लियर हो गया। तो बाकी सारे आंसर्स तो आपके अलग होंगे। 0.01 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज लेफ्ट बिहाइंड। नहीं, 0.01 क्यों रह जाएगा, क्योंकि 0.05 रह जाएगा ना, क्योंकि इसके 0.1 मोल उसके आधे मोल से रिएक्ट करेंगे मैग्नीशियम के, और 0.1 में से आधा रिएक्ट करेगा तो 0.05 बचेगा। तो ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है एज पर दी ऑप्शन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सो HCl इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। एकदम क्लियर। सो दिस वाज द 5th क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं। लेट्स मूव टू दी 6th क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट, फिर 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या कहता है, 1 मोल ऑफ नाइट्राइड आयन जिसका एटॉमिक नंबर है 7 और मास नंबर है 14, नाइट्रोजन से ही बना है तो एटॉमिक नंबर तो 7 रहेगा ही। आयन कंटेन्स, आपको बताना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में इनमें से क्या सही है। तो पहले तो तुम देखो, 1 मोल है नाइट्राइड आयन। तो पहली बात तो नाइट्राइड आयन में प्रोटॉन की संख्या 7 होगी एटॉमिक नंबर के बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या भी 7 होगी, तभी मास नंबर 14 आ रहा है 7 + 7 करके। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 10 होंगे, क्योंकि 7 तब होते जब न्यूट्रल होता है, लेकिन इसके ऊपर 3 माइनस है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो 7 में 3 और ऐड हो गए तो 10 हो गए।
ये कंडीशन है। अब हमारे पास 1 मोल है, हमें ये 1 मोल बोला है नाइट्राइड आयन, 1 मोल, तो 1 मोल के लिए एक मतलब Na नंबर ऑफ आयन से, Na नंबर ऑफ आयन से, तो Na आयन्स पे कितने होंगे 7 इंटू Na, 7 इंटू Na, प्रोटॉन्स होंगे 7 इंटू Na, न्यूट्रॉन्स होंगे और 10 इंटू Na इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। इतने प्रोटॉन्स, इतने न्यूट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, यानी मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑप्शन गलत है। 7 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। ये आंसर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, ये मोर देन 1 करेक्ट आंसर में होगा, तो ये बिल्कुल सही है। 7 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये भी आंसर सही है। ये आंसर आपका गलत है, ये आंसर गलत है। तो आपका बी ऑप्शन और सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बी और सी आपके सही है। ये मोर देन 1 करेक्ट आंसर का क्वेश्चन बन जाएगा, बट बी एंड सी आपके बिल्कुल करेक्ट है। तो बी एंड सी ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया? क्योंकि इतने आपके प्रोटॉन्स है और इतने न्यूट्रॉन्स है, 7 Na, ठीक है, और 10 Na इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10 का ही है ही नहीं 10 Na में, तो इसलिए आपका फिर आंसर यहीं तक आएगा और बी और सी सही है। ये वो क्वेश्चन है जिसमें एक से ज्यादा करेक्ट आंसर्स होते हैं। तो दिस वाज द 6th क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेंगे, 7th क्वेश्चन पे चलेंगे फिर। ओके, लेट्स मूव टू द 7th क्वेश्चन नाउ। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7th क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम मास? इनमें से किसके पास सेम मास होगा? 0.1 मोल ऑफ O2 गैस अपन निकाल लेते हैं, मास निकालना है ना, तो मास निकालने का एक ही फॉर्मूला है, मोल्स इंटू मोलर मास कर लो। मास विल बी इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर मास, इंटू मोलर मास कर लो। तो पहला वाला केस 0.1 इंटू ऑक्सीजन का मोलर मास, ऑक्सीजन गैस है तो 32, तो 3.2 हो गया, इसका 3.2 ग्राम है, ठीक है, 3.2 ग्राम है, ठीक है। हैव द सेम मासेस, मोर देन 1 करेक्ट आंसर है इसमें भी, ठीक है। सेकेंड वाले का देख लेते हैं, सेकेंड वाले का देख लेते हैं। इसका भी 0.1 इंटू मोलर मास, इसका 32 और इसका भी 32, 64, तो इसका मास हो गया 6.4 ग्राम। इसका देख लेते हैं, इसके पास 6.023 इंटू 10 की पावर 22 है, मतलब 0.1 मोल है, क्योंकि 1 मोल होता तो 23 होता, तो 0.1 इंटू सल्फर डाइऑक्साइड, ये वही आ गया 6.4, तो 64 इक्वल टू 6.4, ठीक है। मतलब बी और सी का आपस में मास सेम है। इसका देख लेते हैं, 1.204 इंटू 10 की पावर 23, तो एक्चुअली ये जो है वो 6.023 का नॉट एग्जैक्टली डबल है, बल्कि 0.2 टाइम्स है, नॉट डबल बट 0.2 टाइम्स है, तो ये 0.2 टाइम्स है, ठीक है। और 0.2 ऑक्सीजन गैस 0.2 मोल्स है, तो इसका मास होगा 0.2 इंटू 32, तो इट विल बी 6.4 ग्राम्स। ये भी 6.4 ग्राम आएगा। समझ में आया? ये मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 1.204 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो आपको मोल्स मिल जाएंगे, तो 23 कैंसिल, यहां से ये डेसिमल उचकाया तो नीचे बढ़ गए कितने 3 0, यहां से डेसिमल उचकाया तो ऊपर बढ़ गए 3 0, तो ये कैंसिल हो गए 3 0 3 0। 1204 अपॉन 6.023 इज अप्रोक्सीमेटली 1/4, 1204 अपॉन 6.023, तो 1205 बार जाएगा, इनफैक्ट ये 5 बार होगा, तो 1/5, सॉरी 1/5, तो 1/5 इज 0.2, तो दिस विल बिकम 0.2, तो 0.2 मोल्स इज 6.4 ग्राम। तो इनमें से किसके सेम मासेस है? बी के, सी के और डी के। ये तीनों हमारे सही आंसर है। मोर देन 1 करेक्ट आंसर का ये क्वेश्चन है, तो ये हमारे तीनों के मासेस बिल्कुल सेम है, तो दिस इज आवर आंसर। सबका मास कितना आ रहा है? 64, क्योंकि ऑक्सीजन इज 32 इंटू 2 इज 64, पॉइंट डेसिमल आएगा 6.4 ग्राम।
तो सबका आंसर 6.4 ग्राम आ रहा है, सिवाय ए को छोड़कर, क्योंकि ए में इट इज 3.2, इट इज कमिंग आउट टू बी 3.2। ठीक है, तो ए को छोड़कर बाकी सबका जो मास है वो आपका 6.4 ग्राम आ रहा है, इसलिए ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। बी, सी और डी, मोर देन वन करेक्ट आंसर है, तो बी, सी, डी तीनों ही हमारे सही आंसर है, क्योंकि तीनों का सेम मास है। दिस वॉज द 7th क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम 8th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओके, लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन नाउ। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू 1 ग्राम ऑफ ईच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, 1 ग्राम सबका इक्वल मॉलिक्यूल्स कंटेन कब करेगा? तो देखो 1 ग्राम इक्वल मॉलिक्यूल्स उनका आपस में कंटेन करेगा जिनके मोल सेम होंगे, जिनके मोल सेम होंगे। और मोल सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो N2O एंड CO, N2O एंड CO। अब N2O का मोलार मास और CO का मोलार मास कंपेयर कर लो, क्योंकि अगर मोल सेम रखने हैं तो तुम्हें गिवन मास अपॉन मोलर मास का रेशो सेम रखना है, और जिस पेयर का ये सेम आएगा उसके मॉलिक्यूल्स की संख्या आपस में सेम आएगी, ये सेम आना चाहिए। अब गिवन मास तो सब में दे दिया 1 ग्राम है, गिवन मास तो सब में दे दिया 1 ग्राम है। अब सिर्फ आपको निकालना क्या है? सिर्फ मोलर मास आपको निकालना है। तो अगर मोलर मास सेम है तो फिर मोल सेम है, और मोल सेम है तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो मोलर मास आपस में देख लो। N2O का मोलर मास, नाइट्रोजन का 14, 28, दो है ना 28, और 28 और 16, 28, 34, 44, इसका 44 हो गया, जबकि इसका होता है कार्बन का 12 और 16, 28, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, 28। तो ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत है। इसका 14, N2 का C3O2 12 इंटू 12 इंटू 12 36, 36 और 32, 38, 48, 58, 68, 68, इसका भी सेम नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। N2 14 कार्बन मोनोऑक्साइड 28, ओके 14 इंटू 2, N2 is 28, माई मिस्टेक, N2 is 28, तो here N2 is 28 and carbon monoxide is also 28। तो C ऑप्शन में बिल्कुल दोनों में मास भी सेम है, गिवन मास 1 ग्राम, मोलर मास भी सेम है, मोल भी सेम है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, सी है बिल्कुल। ये भी चेक कर लेते हैं। N2O इज अगेन नाइट्रोजन इज 14, 2 are 28, 28 प्लस 16, 28 प्लस 6 इज 34, 44, तो इसका 44। कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही 44 है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सी और डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो इसमें सी और डी का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि दोनों में जो मोल्स आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। क्यों मोल सेम आ रहे हैं? क्योंकि गिवन मास तो सबका 1 ग्राम सेम दे रखा था। इन दोनों केसेस में आपस में पेयर का मोलार मास भी सेम आ रहा है, आपस में पेयर का मोलार मास भी सेम आ रहा है, और अगर मोलार मास सेम आ रहा है तो फिर ये हमारे आंसर होंगे। तो एज पर दी ऑप्शंस सी एंड डी विल बी द करेक्ट वन। तो सी और डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये हमारे बिल्कुल सेम आ रहे हैं। 8th क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल। स्क्रीनशॉट लेंगे, विल मूव टू दी 9th क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेंगे पहले 8th क्वेश्चन का। अब चलते भैया 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। 9th क्वेश्चन कह रहा है, अ सैंपल ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, एक सैंपल है मिक्सचर का कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड वेइंग 4.44 ग्राम was treated to precipitate all the calcium as calcium carbonate। इसको आपने ट्रीट किया, और इस कदर ट्रीट किया कि इसमें आपने कैल्शियम कार्बोनेट को प्रेसिपिटेट कर लिया। तो पहले तो आपके पास कौन था? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस NaCl का मिक्सचर, और कितना मास था इसमें? 4.44 ग्राम इसका मास था टोटल मिक्सचर का। और इसमें आपने कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, विच वॉज देन हीटेड एंड क्वांटिटेटिवली कन्वर्टेड टू 1.12 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, इससे आपने कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया, 1.12 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। वी नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ CaCl2 इन द मिक्सचर। हमें CaCl2 का परसेंटेज पता करना है मिक्सचर में। एक काम करते हैं,
CaCl2 के मास को हम x मान लेते हैं, तो NaCl का मास 100 माइनस एक्स, सॉरी 4.44 माइनस एक्स होगा। क्यों? क्योंकि टोटल रिएक्शन मिक्सचर का मास है 4.44 ग्राम। तो अगर ये x ग्राम है, ये x ग्राम है, तो ये 4.44 माइनस x ग्राम होगा। ठीक है, इसको आपने इस तरीके से हीट किया कि कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, और कैल्शियम कार्बोनेट फर्दर हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट की बात सुन लो कि कैल्शियम कार्बोनेट हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। एंड एज पर दी स्टीशियोमेट्री, क्योंकि रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसका एक मोल बनाएगा और इसका भी एक मोल बनाएगा, इसका भी एक मोल बनाएगा। अब कैल्शियम ऑक्साइड का मास तुम्हें दिया हुआ है, तो तुम्हें स्टीशियोमेट्री जो लेनी है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ लेनी है। तो उसके हिसाब से क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड कितना, 40 प्लस 16, कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का 16, 56। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का 56 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बोले तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से बनेगा। 56 ग्राम 100 ग्राम से बनेगा, यहां 56 नहीं है, 1.12 है। तो एक काम करते हैं ना, 1 ग्राम कितने से बनेगा, 100 अपॉन 56, और कितने ग्राम है, 1.12 ग्राम, तो इंटू 1.12 ग्राम। तो यहां क्या होगा, देखेंगे, ये हो जाएगा कितना, 2 से काटते हैं तो 50, ये हो गया 28। ओके, अच्छा ये 112 है ना, डबल है, एक मिनट, ये डबल है, तो क्या होगा, डेसिमल उचका दो, नीचे 2 जीरो बढ़ा दो, ये 1.12 है, डेसिमल उचका दिया, नीचे 2 जीरो बढ़ा दिए, ये कैंसिल, 56 1 जा और 2 जा, सीधे आ गया। देखा मेरी मैथ्स कितनी कमजोर है, समझ गए तुम। 2 ग्राम CaCO3 है, और ये बनेगा 1.12 ग्राम ऑफ, मतलब ये बनाएगा 1.12 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो 1.12 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से। तो यहां 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कहां से मिला, इस मिक्सचर को ट्रीट करके, मतलब इसमें से मिला है, और इसमें से भी कैल्शियम कार्बोनेट मेनली कैल्शियम क्लोराइड से बना होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड से बना है, तो इट मींस 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड से 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। यह बात भी हम कह सकते हैं कि 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड से 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो हम यह कह सकते हैं कि 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड बोले तो 71 प्लस 40, 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड से 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और असल में कैल्शियम कार्बोनेट कितना बन रहा है, असल में तो 2 ग्राम बन रहा है, क्योंकि यही 2 ग्राम 1.12 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है। तो 2 ग्राम कितने से बना होगा, 2 ग्राम कितने से बना होगा, तो 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितने से बना होगा, तो 2 ग्राम बना होगा 111 अपॉन 100 इंटू 2 से। समझ आया, ये तुम्हारा मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड आएगा इस मिक्सचर में। यानी कि ये x की एक्चुअली वैल्यू आ रही है, कहने को ये एक्चुअली x की वैल्यू आ रही है। तो 111 इंटू 2 बाय, तो ये हो जाएगा 1 और 50, 111/50, 111/50, तो 111 डिवाइडेड बाय 50, 111 डिवाइडेड बाय 50 विल कम आउट टू बी 2.22। ओके, 2.22 ग्राम। तो ये आपका किसका आ गया, कैल्शियम क्लोराइड का। कैल्शियम क्लोराइड बोले तो x का, और अपन से किसका पूछा है, परसेंटेज कैल्शियम क्लोराइड का ही। तो 2.22 ग्राम आ गया। अब इस 2.22 को अपन डिवाइड कर देंगे टोटल मास से, और अपने को टोटल मास से डिवाइड करके क्या मिल जाएगा, परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ CaCl2 विल बी इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड 2.22 अपॉन टोटल मास। टोटल मास इज 4.44 इनटू क्या, 100। तो ये हो जाएगा 12, यानी कि 100/2 परसेंटेज बोले तो 50%।
एग्जैक्टली 50% विल बी द आंसर। तो हमको ऑप्शन में, अच्छा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली 50%। तो कैल्शियम क्लोराइड का जो परसेंटेज है वो एग्जैक्टली 50% है। सो इट्स 50% by mass in the reaction mixture. तो percentage of calcium chloride is 50% by mass in the reaction mixture. तो reaction mixture में ये पूरा जो है ये 50% मौजूद है. So it is present in 50% by mass. समझ आया? ये क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन जो इस तरीके से हो गया, बड़ा सिंपल तरीके से क्लियर हो गया। तो ये सारा कंपोजिशंस दिया हुआ था, कनेक्ट करना है बस। पहले अपन ने देख लिया कैल्शियम ऑक्साइड किससे बना, अपन ने कैल्शियम ऑक्साइड पता किया कैल्शियम कार्बोनेट से बना, कैल्शियम कार्बोनेट किससे बना, कैल्शियम क्लोराइड से बना। तो ये रिलेट कर करके स्टीशियोमेट्री लगाइए और जैसे जैसे स्टीशियोमेट्री लगाइए हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा सबको। सो दिस वाज द फाइनल आंसर। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं जो कि 10th क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 1 का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं पहले। फॉर द गिवन रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दी है, एसिटिक एसिड इथेनॉल से रिएक्ट करके आपका ईस्टर बना रहा है, इथाइल इथेनोइड कहते हैं। ये ईस्टर होता है, परफ्यूम्स डिओड्रेंट्स में इस्तेमाल होता है और वाटर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। व्हेन 72 ग्राम एसिटिक एसिड, अच्छा ये 72 ग्राम है, ये आपका एसिटिक एसिड इज 72 ग्राम, is reacted with 2.77 into 10 की पावर 25 unified mass of ethanol। अब इसको पहले ग्राम में कर लो यार, इसको पहले ग्राम में कर लो। So we know 1.67 into 10 की पावर -24 ग्राम्स में 1 U होता है, और we can say 1 ग्राम में 6.023 into 10 raised to the power 23 unified masses होते हैं, इतने होते हैं, ठीक है। बिकॉज 1 U इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स, और वी कैन से 1 ग्राम इज इक्वल टू दैट मच U। 1 अपॉन 1.67 इंटू 10 की पावर -24, तो वो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 U हो जाएगा। बट वी हैव 2.77 इंटू 10 की पावर 25 U, तो 1 U इज इक्वल टू 1 अपॉन 6.023 into 10 की पावर 23 grams, but we have this much U, 2.77 into 10 की पावर 25 U will be equal to 1 by 6.023 into 10 की पावर 23 into 2.77 into 10 की पावर 25। तो 10 की पावर 23 और 25 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 10 की पावर 2 बचेगा, एंड हियर वी आर लेफ्ट विथ 2.77 डिवाइडेड बाय 6.023, तो ये वेट आ जाएगा ग्राम में। 2.77 डिवाइडेड बाय 6.023 0.45, तो वी हैव दिस एज 0.45 into 10 की पावर 2 ग्राम, so it will be around 45.9 because 0.459 है, तो it will be 45.9 ग्राम, ठीक है, 45.9 ग्राम, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये 72 ग्राम है तो ये हमारे पास है 45.9 ग्राम। अब अपन को बताना है क्या होगा इसमें रिएक्शन। तो देखो, एज पर द इक्वेशन, एज पर द रिएक्शन, इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है। इट्स अ कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। 1 मोल एसिटिक एसिड मतलब, यहां देखेंगे, 1 मोल एसिटिक एसिड मतलब 1 मोल अगर मैं CH3COOH का बोल रहा हूं तो इट रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ किसके साथ, C2H5OH के साथ। So this implies 1 मोल एसिटिक एसिड मतलब 60 ग्राम, क्योंकि इसका मोलर मास 60 ग्राम है, विल रिएक्ट विथ C2H5OH, कार्बन का 24, हाइड्रोजन का 6, 30 और ऑक्सीजन का 16, विल रिएक्ट विथ 46 ग्राम ऑफ C2H5OH। हियर वी हैव दिस है 72 ग्राम, तो ये हमारे पास 72 है, तो इसके 72 ग्राम को इथेनॉल कितना लगेगा,
46 अपॉन 60 इंटू 72। अगर ये 12 से सीधा काटे तो ये 5 और ये 6, तो 46 इंटू 6 अपॉन 5, सो इट विल बिकम 46 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5, 55.2, तो ये हो गया 55.2, सो दिस विल बिकम 55.2। क्लियर? और ये 55.2 ग्राम चाहिए, जबकि ये है कितना 45.9 ग्राम। मतलब 72 ग्राम के लिए हमें चाहिए 55.2 ग्राम, बट ये है उससे कम, क्योंकि इतना दे रखे ना, मतलब इतना मास हमने कन्वर्ट कर लिया, कितना आ रहा है 45.9, तो हमारा इथेनॉल हमारी जरूरत से कम है। हमें जरूरत है 55.2 की, हमें दे रखा है 45.9 क्वेश्चन में, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो हमारा इथेनॉल जो हो गया वो हमारे लिए लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। सो इथेनॉल विल बी कंसिडर्ड एज अवर लिमिटिंग रिएजेंट। तो एसिटिक एसिड विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, गलत है, गलत है। अल्कोहल विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, यस। एसिटिक एसिड विल बी एक्सेस रिएजेंट, यस। अल्कोहल विल बी एक्सेस, ठीक है। तो बी और सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि अल्कोहल जरूरत से कम है तो लिमिटिंग रिएजेंट। अब 45.9 72 के साथ नहीं, उससे कम रिएक्ट करेगा तो कुछ 72 में मास बच जाएगा, तो एसिटिक एसिड हमारा एक्सेस हो जाएगा, तो एसिटिक एसिड हमारा एक्सेस रिएजेंट। ये भी क्वेश्चन था मोर देन 1 करेक्ट आंसर का, एक से ज्यादा करेक्ट आंसर है इसमें भी। तो बी और सी बिल्कुल सही ऑप्शन है और यही हमारे आंसर है, ये बी और सी। क्लियर हो गया? क्योंकि अल्कोहल हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और एसिटिक एसिड हमारा एक्सेस रिएक्टेंट है, एक्सेस रिएजेंट है। क्लियर हो गया? सो दिस वाज द 10th क्वेश्चन और इसके साथ पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम वीडियो कंक्लूड करते हैं। तो क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो ये था प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 1, लेकिन अभी इतने क्वेश्चन पर हम नहीं रुकने वाले हैं। आपको पता है प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी मिलेगा, पार्ट 4 भी मिलेगा। आगे आप देखोगे सारे वीडियोस आपको मिल रहे हैं। पार्ट 1 ये वीडियो था, आगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। मतलब तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है, पहले चैप्टर पे पूरी तरीके से कमांड बनाकर रहेंगे, ठीक है। और अगर कोई लेक्चर तुम मिस आउट कर जाओ तो यूट्यूब चैनल पर ना जाते हुए तुम www.magnetbrains.com पर आ सकते हो। वहां पर क्या होता है, पूरी एक ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट होती है। क्योंकि क्या होता है, जब आप YouTube पर जाते हो तो आप कोई टॉपिक सर्च करते हो तो वो वीडियो तो मिल जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता रहता कि इस टॉपिक वाले वीडियो के बाद कौन सा वीडियो देखना है, या इसके आप पहले कौन सा वीडियो देखना था, कौन सा टॉपिक पढ़ना था। क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादातर टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, और जब कनेक्टेड टॉपिक्स हमें मिलते हैं तो पढ़ने में मजा आती है, एक फ्लो बना रहता है। तो उस फ्लो को बनाए रखने के लिए आप magnetbrains.com आ सकते हो। यहाँ IIT-JEE सेक्शन पे जाओगे, आपको सब कोर्स दिखेंगे। आप वॉच नाउ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां पर आपको वॉच नाउ मेरा कोर्स पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको सारे चैप्टर वाइज आपको लिस्टिंग मिलेगी। बल्कि हर चैप्टर के आगे नंबर ऑफ लेक्चर्स और हर लेक्चर के आगे हर लेक्चर का ड्यूरेशन भी लिखा है, सो दैट आप प्रॉपर प्लानिंग कर सको, प्रॉपर प्लान आउट कर सको कि ये इतने मिनट का, इतने घंटे का, इतना मुझे टाइम देना है, तो वो प्लानिंग कर सको। और इसमें क्योंकि पूरी प्लेलिस्ट है तो वो सारी चीजें आपको ऑर्गेनाइज वे में मिलेगी। इसके अलावा DPP भी आप यहां से डाउनलोड कर लोगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रैक्टिस क्वेश्चन की शीट भी यहां पर मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी चीजें आपको फ्री में मिलेंगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दोगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, ये सब कुछ आपको मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स के इस चैनल पर। जैसे किसी टॉपिक पर क्लिक करोगे इस तरीके से हाई क्वालिटी का वीडियो रन होगा, जो कि विदाउट एनी बफरिंग और बिना किसी रुकावट के ये लगातार चलता रहेगा। मैग्नेट ब्रेन्स के इस चैनल पर आपको पता है जेईई की तैयारी तो चली रही है, साथ में चल रही है नीट की तैयारी भी। यानी कि अगर कोई बच्चा है जो स्टूडेंट्स हैं आपके, जो आप स्कूल में, कोचिंग में, कॉलोनी में भटक रहे हैं, वो किसी नीट के चैनल की तलाश में, तो आप बिल्कुल ये चैनल का लिंक उनके साथ शेयर कर सकते हो। JEE के साथ नीट एस्पिरेंट्स को भी ये चैनल का लिंक दे सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को स्प्रेड करें। भाई उन लोगों को बताएं कि जो किसी के पेड कोर्स में भी नहीं मिल रहा, वो उससे ज्यादा चीज आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।